अस्सलामुअलैकुम, हियर इज तैयबा। आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की, यानी ह्यूमन जब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होता है तो वो कौन से टास्क को परफॉर्म कर सकता है, वो हम देख रहे होंगे। HCI क्या है और HCI क्यों जरूरी है? What happens when human and computer system interact to perform a task? जब ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होता है तो कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है? टास्क में आ सकता है कोई भी राइट कर रहा हो डॉक्यूमेंट को, कैलकुलेट कर रहा हो बजट को, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हो, या लर्न अबाउट बोस्निया, ड्राइव होम, मेक अ रिजर्वेशन, लैंड अ प्लेन। ये सारे टास्क आ सकते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। Why is this important? HCI यानी कि ह्यूमन का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन जरूरी क्यों है? जैसे अभी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, अब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कंप्यूटर सिस्टम अफेक्ट एवरी पर्सन, या हर पर्सन को अफेक्ट कर रहा होता है। सेफ्टी, सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी एक क्रिटिकल इशू बन चुका है। प्रोडक्ट सक्सेस डिपेंड्स ऑन ईज ऑफ यूज। जितना इजीली आप एक प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, किसी वेबसाइट को, ब्लॉग को, किसी सॉफ्टवेयर को जितना इजीली किसी डिजाइन को यूज कर सकते हो, वो प्रोडक्ट उतनी ज्यादा सक्सेस में जाती है। अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की। इट इज अ डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद डिजाइन, एवोल्यूशन, implementation of interactive computing system for human use and with the study of major phenomena surrounding them। वो क्या कह रहे हैं कि HCI के अंदर डिजाइन मायने रखता है, यानी कि आपने कितना अच्छा इफेक्टिव डिजाइन बनाया है। एवोल्यूशन, जैसे अगर कोई ब्लॉग बनाया है या कंटेंट राइटिंग का या किसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे? अगर एक टाइम में आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको आप डेली बेस पे प्रोवाइड करेंगे। अगर आप थोड़े टाइम के लिए इसको स्किप करते हैं तो आपकी ऑडियंस जो है वो प्लेस को छोड़ना शुरू कर देती है। इसलिए आपने कंटिन्यूसली उसकी जो है वो एवोल्यूशन जारी रखनी है, ताकि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो भी मेंटेन रहे। इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उसके अंदर चेंजेस मेंटेन करती रहने आपने। ये ना हो कि 10 साल पहले जो वेबसाइट थी वो अभी भी 10 साल उसी डिजाइन के साथ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है जी इंटरेक्शन, यानी कि कितना इजीली हमारा यूजर उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। इंटरेक्शन क्या होती है उसकी, वो कितना इजीली, कितना सेफ फील करता है हमारी वेबसाइट्स पर या ब्लॉग्स वगैरह में, तो ये सारा आ जाता है HCI में, कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर आ जाता है। ह्यूमन यूज के लिए है ये, विद द स्टडी ऑफ मेजर फिनोमिना सराउंडिंग देम, और उनके साथ जितने ज्यादा फिनोमिना लिंक्ड हैं वो भी उनका स्टडी भी। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने एक ब्लॉग लिखा है तो उसके एक छोटे से एरिया के ऊपर आप लिंक लगा देंगे कि अगर किसी ने ये वाला ब्लॉग सारा पढ़ा है तो अब कंप्यूटर सिस्टम के बारे में वो मजीद स्टडी करना चाहता है तो इसके ऊपर क्लिक कर देगा और मजीद स्टडी करने के लिए दूसरे ब्लॉग पर चला जाएगा। ये होती है जी HCI के ह्यूमन एक कंप्यूटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास वो लिंक है जिसके थ्रू ये डेफिनेशन जो है वो ली गई है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन जब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है तो वो कुछ गोल्स होते हैं। गोल्स क्या है? अलाउ द यूजर टू कैरी आउट द टास्क, कि उसने अपने टास्क को परफॉर्म करना है, तो कंप्यूटर यूज करना सेफ हो हमारे लिए, इफेक्टिव हो, यानी कि अच्छा इम्पैक्ट जा रहा हो, इफेक्टिवली हम उसके ऊपर एनर्जेटिकली काम कर रहे हो, डेली बेस पर काम कर रहे हो, अगर डेली नहीं तो वीक वाइज या 2 दिन बाद टाइप, ठीक हो गया, यानी कि स्किप ना कर रहे हो। इसके अलावा एफिशिएंटली, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा कंटेंट, ये ना हो कि हम लोग बोर होने लग जाए। इंजॉयबल का मतलब होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट वाला नहीं कंटेंट होना चाहिए आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला टास्क होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूजेबिलिटी, क्रिटिकल इशू इन दिस एरिया, यूजर कितना अच्छे से उसको यूज कर सकता है वो यूजेबिलिटी में जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ईज ऑफ लर्निंग, कितनी ईज होती है उसको लर्निंग करने में। हाई स्पीड ऑफ यूजर टास्क परफॉर्मेंस, क्या वो हाई स्पीड से लर्न कर रहा होता है, टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है,
लो यूजर एरर रेट, क्या उसको बार बार एरर्स तो नहीं देखने को मिल रहे। सब्जेक्टिव यूजर सेटिस्फेक्शन, क्या जो यूजर है आपकी वेबसाइट से या आपके काम से सेटिस्फाइड है। यूजर रिटेंशन ओवर टाइम, क्या उसको रुकावट आ रही है बार बार वक्त के साथ। Take 5 minutes for everyone to write down one common device with substantial HCI design choices and discuss with the neighbor the pros and cons. How does it affect you or other users? ये आपके लिए अभी एक टास्क है कि आपने क्या करना है कि किसी भी कंप्यूटर की डिवाइस या कोई भी डिवाइस आप ले सकते हैं, उसके डिजाइन को आपने ड्रा करना है एक पेपर पेज के ऊपर। HCI डिजाइन में से कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम लोग मोबाइल की स्क्रीन ले लें तो जो हमारे सामने स्क्रीन होती हैं एप्स वगैरह की, तो उसको आप पेपर पे ड्रा करें, एक आईफोन का एक एंड्रॉइड का, ठीक हो गया। तो इनको आप ड्रा करेंगे और चेक करेंगे कौन सा इफेक्टिव होता है। अगर आपके माइंड में जो चीज आ रही है, जैसे कि आपको कोई आईफोन का कोई आइकन जबरदस्त लगता है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जिसकी वजह से आपको ये चीज अच्छा लगता है, तो उसको भी आप मेंशन कर रहे होंगे। उसके बाद डिजाइनिंग के बाद आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे कि क्या फायदे और क्या नुकसान है इनका, अगर हम यूज करते हैं या नहीं यूज करते, और हाउ डज इट अफेक्ट योर अदर यूजर्स, और ये हमें किस तरह इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट आता है जी इनपुट आउटपुट चैनल्स इन इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। ह्यूमन इनपुट इज द डाटा आउटपुट बाय कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा। इस इंटरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इनपुट हम देते हैं जी डाटा के थ्रू, यानी कि डाटा हमारा इनपुट होता है, और आउटपुट हम कैसे देते हैं, कंप्यूटर के थ्रू। इनपुट इन ह्यूमंस अकर्स मेनली थ्रू द सेंसेस। अब इनपुट हम लोग सेंसेस के थ्रू दे रहे होते हैं, और आउटपुट हम दे रहे होते हैं जी मोटर कंट्रोल और इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं जी, हमारी बॉडी के अंदर ही इफेक्टर्स होते हैं, और उनके कंट्रोल के थ्रू आउटपुट हमें मिल रही होती है। जैसे कि विजन, हियरिंग, टच हमारे पास सेंसेस हैं, और फिंगर्स, वॉइस, आईज, हेड, बॉडी पोजीशंस हमारे पास क्या है जी, ये वाले इफेक्टर्स हैं। विजन क्या होता है जी, विजुअल परसेप्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। फिजिकल रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि आपने क्या करना है, स्टिमुलस से आपको क्या मिल रहा है, फिजिकल रिसेप्शन। प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट स्टिमुलस, उसके बाद वही वाला जो स्टिमुलस है उसकी मजीद आगे प्रोसेस। इन एडिशन टू कलर द आई कैन आल्सो परसीव साइज एंड डेप्थ यूजिंग द विजुअल एंगल। आपका देखने का जो एंगल है, अंदाज आपका, वो बताता है कि अगर आप आई कलर को देख रहे हैं, आप चेक करेंगे उसका साइज क्या है, डेप्थ क्या है, कितना गहरा है, कितना हल्का है, आईबॉल का साइज चेक करेंगे। इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द आई, अगर जो है वो सेम डिस्टेंस पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप देखेंगे लार्जर वन विल हैव लार्जर विजुअल एंगल। जो बड़ा होगा आपका देखने का एंगल भी उसके हिसाब से ही बड़ा होगा। सिमिलरली अगर 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम साइज के हैं और डिफरेंट प्लेस पर पड़े हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, तो जो फर्दर वन विल हैव द स्मॉलर विजुअल एंगल, तो उनमें से एक क्या है, स्मॉलर एंगल होगा। जो जिसका पीछे होगा, जो दूर होगा, उसको आप एंगल उसके साथ स्मॉलर बन रहा होगा, और जो नजदीक होगा उसके साथ आपका विजुअल एंगल लार्ज बन रहा होगा। हियरिंग की बात करें तो ईयर से आप सुनते हैं, ईयर रिसीव करेगा वाइब्रेशंस को। हवा के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं जो कि हमारे कानों में जा रहे होते हैं, उन्हीं को ही हम ट्रांसमिट कर देंगे वेरियस स्टेजेस से पास करके ऑडिटरी नर्व्स को। साउंड वेव्स ट्रांसमिट करेंगे टू द कोक्लियन लिक्विड को। कोक्लियन लिक्विड के पास अब हमारी साउंड वेव्स चली गई हैं। वाइब्रेशंस इन द लिक्विड बेंड द सीलिया व्हिच लीव्स अ केमिकल ट्रांसमीटर। अब यही जो वाइब्रेशंस हैं कोक्लियर लिक्विड के अंदर गई हैं, अब इस लिक्विड के अंदर क्या होगा, सीलिया को वो बेंड कर देगा, विच रिलीजेस दैट केमिकल ट्रांसमीटर, और अब हमारे पास ट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू होते हैं। ट्रांसमीटर ने क्या करना है, अब इंपल्स कॉज करेगा ऑडिटरी नर्व्स में। ह्यूमन ईयर कैन हियर द फ्रीक्वेंसीज। अब ह्यूमन कितना सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 15 हर्ट्ज। अगर इससे कम होती है 20 से तो विस्पर्स की आवाज आती है, लेकिन उसको हम सुन नहीं सकते, और 15 हर्ट्ज से अगर ज्यादा ऊपर चली जाती है तो भी हम उसको सुनने नहीं सकते। टच, द टूल ऑफ टच इज नॉट लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड नहीं है। स्टिमुलाई आर रिसीव्ड थ्रू द स्किन। टच को हम बोलते हैं हैप्टिक परसेप्शन, और हमारे बॉडी में
हर तरफ स्किन फैली हुई है और उसी से ही हम लोग टच करते हैं, तो स्टिमुलाई रिसीव हमें किस तरह होगा, फिर स्किन के थ्रू ही होगा, विच कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, और उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स विच रेस्पॉन्ड टू प्रेशर, ये वाले रिसेप्टर्स अब हमें क्या बता रहे होते हैं, प्रेशर के बारे में कि हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। दे आर इम्पोर्टेंट इन HCI। इसकी टाइप्स हैं रैपिड अडेप्टिंग, रेस्पॉन्ड टू इमीडिएट प्रेशर एज द स्किन इज इंटेंडेड, स्लोली अडेप्टिंग और रेस्पॉन्ड टू कंटिन्यूअस प्रेशर। सेकेंड एस्पेक्ट हैप्टिक परसेप्शन का क्या है जी, काइनेस्थेसिस, अवेयरनेस ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी एंड लिम्स, यानी कि हमारी बॉडी की पोजीशन कहाँ पर है, लिम्स के साथ भी, लिम्स की पोजीशन भी और बॉडी की भी, ड्यू टू रिसेप्टर्स इन द जॉइंट्स, और जो जॉइंट्स हैं हमारे उनमें भी रिसेप्टर्स होते हैं। रैपिडली अडेप्टिंग, रेस्पॉन्ड व्हेन मूविंग लिम्ब इंटरेक्शन, यानी कि जब हमारे लिम्ब जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तब रेस्पॉन्ड क्या होगा, स्लोली अडेप्टिंग, रेस्पॉन्ड टू मूवमेंट एंड स्टैटिक पोजीशन। पोजिशनल रिसेप्टर्स ओनली रेस्पॉन्डिंग टू स्टैटिक पोजीशंस। Movement. When making movements, a stimulus is received through the sensory receptions and transmitted to the brain. जैसे ही हमें हमारी बॉडी पे कोई मूवमेंट होती है, मिसाल के तौर पर हमारा हाथ जलता है, तो हम क्या करते हैं, स्टिमुलस रिसीव किसको होगा, सेंसरी रिसेप्टर्स को, और उसको फौरन से ब्रेन को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद ब्रेन बताता है कि मसल्स को कि आपने रेस्पॉन्ड करना है, यानी कि हैंड को अब पीछे ले जाओ। द मूवमेंट टाइम इज डिपेंडेंट ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, और ये जो मूवमेंट हुई है ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड कर रही होती है। जो रिएक्शन टाइम है वो वेरीज कर जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंसरी चैनल थ्रू विच द स्टिमुलस इज रिसीव्ड। अब ये वाले जो चैनल्स हैं जिसके थ्रू हमें स्टिमुलस रिसीव हुआ कि कुछ हो रहा है, हमारी स्किन के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है या जल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा रिएक्शन टाइम भी चेंज होता है। एक्यूरेसी इज अ सेकंड मेजर ऑफ मोटर स्किल। एक्यूरेसी किसको कहते हैं कि हमने कितना दुरुस्त काम किया है, कितना जल्दी काम किया है और किस एफिशिएंसी के साथ काम किया है। A fast response does not always mean a less accurate response. अगर आप रेस्पॉन्ड फास्ट कर रहे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि आपका एक्यूरेसी लेस है। ह्यूमन मेमोरी की 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी थोड़े टाइम के लिए आपका डाटा सेव करती है माइंड में, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो इंटरमीडिएट यानी कि हाफ अ डे तक, और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरीज को स्टोर कर रही होती है। पहला हम डिस्कस कर लेते हैं जी सेंसरी मेमोरी के बारे में। सेंसरी मेमोरी क्या होता है, बफर्स की तौर पर एक्ट कर रहा होता है फॉर स्टिमुलाई रिसीव्ड थ्रू ईच ऑफ द सेंसेस, और इसकी 3 टाइप्स होती हैं, आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी, हैप्टिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी क्या होता है, आइकॉनिक मीन देखकर आप अपने माइंड के अंदर विजन के थ्रू क्या कर सकते हैं जी, आपने किसी चीज को थोड़े टाइम के लिए देखा, यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए देखा, और उस देखने के बाद आप अपनी माइंड के अंदर जो इमेज क्रिएट करते हैं ना, उसको बोलते हैं इकोनिक मेमोरी। इकोइक मीन इको, आवाज, साउंड से, सुनने से आपके माइंड के अंदर जो इमेज क्रिएट होता है वो इकोइक मेमोरी कहलाता है। हैप्टिक मेमोरी और टच, मिसाल के तौर पर आपने टेबल को टच किया, आपकी बाकी सेंसेस को हम काम में अभी नहीं ला रहे, हमने जस्ट टच किया, टच करके हमने ये बता सकते हैं कि टेबल हार्ड है, ठीक है। तो ये जो टच करने से आपके माइंड में जो इमेजेस क्रिएट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्टिक मेमोरी। दीज मेमोरीज आर कॉन्स्टेंटली ओवररिटन बाय न्यू इंफॉर्मेशन कमिंग इन ऑन दीज चैनल्स। अब क्या होता है कि जब नई मेमोरीज हमारे माइंड में आती हैं तो पिछली को वो ओवरराइट कर देता है, मीन कि वो गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है, और पिछली मेमोरी जो न्यू है मेमोरीज हमारे पास वो उसकी जगह ले लेती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं STM। ये बार बार ये वर्ड यूज हो रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंसरी मेमोरी से थोड़े से ज्यादा होता है, डाटा स्टोर करती है, थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए डाटा स्टोर करती है। इट इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन विच इज ओनली रिक्वायर्ड क्विकली। ये वो इंफॉर्मेशन सेव करता है जो कि हमें क्विकली रिक्वायर्ड होती है।
इट कैन बी असेस्ड रैपिडली, इसको फौरन से असेस किया जा सकता है। हाउएवर आल्सो डीकंपोज रैपिडली, और ये डीकंपोज भी जल्दी हो जाती है। इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी, मिसाल के तौर पर अगर आप एक पेपर देने जाते हैं तो उसके अंदर जो एमसीक्यूज आए होते हैं वो आपके माइंड में रहते हैं कि ये वाला एमसीक्यूज आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। तो जब पेपर देने के बाद आप उसको रिकॉल कर रहे होते हैं, हाफ अ डे गुजरता है, तो आस्ता आस्ता घर जाते तक क्या होता है, आपको सारे एमसीक्यूज क्या हो जाते हैं, भूल चुके होते हैं। या हाफ अ डे तक ये चलता है सीन, और आपको हाफ डे तक ये सारे शॉर्ट टर्म मेमोरीज याद रहती हैं, उसके बाद आप उसको भूलना शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें, इट हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी, इसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरीज को स्टोर करते हैं। इसमें आप स्लोली एक्सेस कर रहे होते हैं, कोई मेमोरी याद की, आस्ता आस्ता एक एक छोटे छोटे एलिमेंट आप याद करते हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था, उसके बाद आपको आस्ता आस्ता माइंड में आ रही होती है। फॉरगेटिंग अकर्स मोर स्लोली और नॉट एट ऑल, यानी कि फॉरगेटिंग नहीं होती, यानी कि कभी कभार होती है, बहुत ही स्लोली होती है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड हियर फ्रॉम एसटीएम, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो इसके साथ लिंक्ड है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर अगर कोई मेमोरी होंगी तो वो लॉन्ग टर्म में आएंगी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से सारी इंफॉर्मेशन की तरह आ रही होती है, लॉन्ग टर्म में आ रही होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलटीएम, लॉन्ग टर्म की दो टाइप्स हैं, एपिसोडिक मेमोरी और सीमेंटिक। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स ओवर द मेमोरी ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस इन अ सीरियल फॉर्म। वो कह रहे हैं कि आप किसी इवेंट पर गए और इवेंट्स में आपने क्या किया, जो वहां की आपकी मेमोरी थी, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो एपिसोडिक मेमोरी में जाता है। सीमेंटिक मेमोरी क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट्स एंड स्किल्स दैट वी हैव एक्वायर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी के अंदर हम क्या किया था कि इवेंट्स हमने एक ज्वाइन किया था, उस इवेंट्स में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया। तो अब सीमेंटिंग के अंदर क्या है, उसी की इवेंट्स में आप कुछ स्किल सीख कर आए, कुछ कंसेप्ट सीख कर आए, तो वो आपके जो फैक्ट्स थे वो सीमेंटिक में चले जाते हैं। मॉडल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर आईटीएम, सीमेंटिक नेटवर्क मॉडल, इट इज स्ट्रक्चर्ड एज अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क की तरह इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। मोर जनरल द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जनरल होती है। हायर इज द लेवल ऑन विच इट इज स्टोर्ड, और यहाँ पर ये स्टोर हो रहा होता है उसका लेवल हाई होता है। दिस अलाउ अस टू जनरलाइज अबाउट स्पेसिफिक केसेस, और जो कोई स्पेसिफिक चीज है उसके बारे में हम जनरलाइज हो सकते हैं, कोई भी आम बात कर सकते हैं उसके बारे में। द स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन लाइक फ्रेम्स एंड स्क्रिप्ट्स, for example, organize the information into data structures. Frames have slots to add contribute value. अब क्या सीन है कि हमने डाटा को स्टोर करना है या तो फ्रेम में या स्क्रिप्ट्स में। इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा स्ट्रक्चर में हमने पुट करनी है। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है कि आपने अगर कोई वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर कंटेंट आ रहा है, डाटा आ रहा है ऑडियंस का, टारगेट ऑडियंस का, तो आपने डिजाइन कैसे रखना है, ठीक हो गया। डिजाइन में आपने डाटा लाना है या बैकएंड पे आना है, तो ये सारी चीज कहाँ आ जाती है, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। फ्रेम्स अगर आप यूज करते हैं तो उसके अंदर ऐसे स्लॉट्स होते हैं जहां पर आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, स्लॉट्स की तरह ही होते हैं जिसको आप इंफॉर्मेशन के साथ फिल कर सकते हैं। द प्रोडक्शन सिस्टम holds if and then rules. If information coming into the STM matches, अगर ये वाला if, अगर इंफॉर्मेशन आएगी और वो मैच कर रही होगी, then appropriate action is executed. अगर मैच करेगी तो ही एक्शन परफॉर्म होगा। 3 हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं जी, स्टोरेज, रिट्राइवल और फॉरगेटिंग। स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एसटीएम स्टोर्ड इट इन द एलटीएम। अब वो इंफॉर्मेशन जो कि आप एसटीएम से ले रहे हैं और उसको लॉन्ग टर्म के अंदर सेव करते हैं, तो वो कैसे सेव होती है, प्रैक्टिस से। अगर आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपके माइंड में सेव हो जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है।
इफ द टोटल लर्निंग टाइम इज इंक्रीज, अगर लर्निंग टाइम आपका इंक्रीज हो चुका है, इंफॉर्मेशन इज रिमेम्बर्ड बेटर, तो आप उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखते हैं। रिट्राइवल क्या है? इसके अंदर दो चीजें आती हैं, रिकॉल और रिकॉग्निशन। रिकॉल क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेमोरी, जो आपकी मेमोरी है वहां से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। इट कैन बी फैसिलिटेटेड इनेबल बाय प्रोवाइडिंग क्यूज एंड सिग्नल्स। आप क्या है, सिग्नल्स लेते हैं जो कि आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन लेने में। रिकॉग्निशन का क्या मतलब होता है? द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स द नॉलेज दैट द इंफॉर्मेशन हैज बीन सीन बिफोर। आपने कोई काम पहले किया होता है, वही सीन आपके सामने दोबारा आ जाता है, तो आप उसको क्या कर लेते हैं? रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फॉरगेटिंग, टू मेन थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, डीके एंड इंटरफेरेंस। डीके क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो गई है? फॉरगॉट, आप भूल चुके हैं टोटली, वो डीके कहलाएगा। इंटरफेरेंस क्या होता है? इफ वी एक्वायर न्यू इंफॉर्मेशन, आगे कोई न्यू इंफॉर्मेशन आई है, कॉज द लॉस ऑफ ओल्ड इंफॉर्मेशन, तो जो पिछली इंफॉर्मेशन होगी वो लॉस हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? बैकडेटेड इंटरफेरेंस। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट ओल्डर इंफॉर्मेशन इंटरफेयर्स विद द न्यूली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन ओल्ड थी और जो न्यू थी दोनों मिक्सअप हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव इनहिबिशन। फॉरगेटिंग इज अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स टू, यानी कि अगर आप भूल जाते हैं तो वो इमोशनल फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, इमोशनली तौर पर आप उसको याद भी कर सकते हैं। थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप कोई चीज सोच रहे होते हैं, आप रीजन फाइंड करते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। थिंकिंग रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज, जब आप सोचते हैं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। Some thinking activities are very directed and the knowledge required is constrained. जब आप सोचते हैं तो उसमें आपकी जो नॉलेज होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और वो बहुत ही, कुछ लोग तो बहुत ही डायरेक्टेड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 3 लोग बैठे हैं, 2 आपस में बात कर रहे हैं, तो तीसरा वो लाजमी सोचेगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अदर्स रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, और अदर्स को क्या है? डिफरेंट डोमेन्स की जरूरत पड़ रही होती है। इमोशंस, इमोशन इन्वॉल्व फिजिकल एंड कॉग्निटिव इवेंट्स। Our body respond biological to external stimulus and we interpret that in some way as a particular emotion. हमारी बॉडी बायोलॉजिकली रेस्पॉन्ड करती है स्टिमुलस के साथ, हमें स्टिमुलस मिलता है तो हम लोग रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और हम इंटरप्रेट करते हैं इन्हीं इमोशंस के साथ। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स चेंज कर देता है उस वे को। वी डील विद डिफरेंट सिचुएशंस, अगर हम डिफरेंट सिचुएशंस में हैं और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या कर देगा? उस वे को ही चेंज कर देगा। दिस हैज इम्पैक्ट ऑन द वे वी इंटरेक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। अब हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं तो वो उस सिस्टम को भी असरअंदाज होगा, उस पर इम्पैक्ट डालेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द प्रिंसिपल्स and properties discussed apply to the majority of people, but humans are not all the same. कुछ खसूसियात जिसको आप सब पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सब ह्यूमन सेम नहीं होते। Differences should be taken into account into the design. अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं या आपकी कोई कंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस को देखेंगे कि कौन कौन से लोग इसको असेस करते हैं और कौन से लोग इसको असेस नहीं करते। डिवाइड द यूजर्स इन द टारगेट ग्रुप। अब जो आपके ग्रुप्स हैं टारगेटेड ग्रुप, उसमें आप यूजर्स को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई माजूर है या फिर कोई ऐसा स्पेशल पर्सन है जिसने आपकी इन एक्सेसरीज को यूज करना है, आपकी वेबसाइट्स को यूज करना है, तो वो भी यूज कर पाए। तो इस तरह आपने अपनी वेबसाइट्स को और अपने कंटेंट को मेंटेन रखना होता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक ही था। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आगे हम हाजिर होंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अभी के लिए अल्लाह।